दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि धन और दौलत इंसान को इतना अंधा कर सकती है कि वो दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानियों को भी मूर्ख समझने लगे? क्या पैसे से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, यहाँ तक कि बुद्धि भी? आज की कहानी विजयनगर साम्राज्य के उसी ऐतिहासिक दरबार की है, जहां एक महाअहंकारी और चालाक बनिए ने अपनी अपार दौलत के नशे में चूर होकर महाराज कृष्णदेव राय और उनके सबसे चतुर मंत्री तेनाली रामा को एक ऐसी चुनौती दे डाली जिसे सुनकर पूरे साम्राज्य की सांसें अटक गईं। उसने दरबार में एक खाली घड़ा रखा और कहा, मुझे इस घड़े में बुद्धि भरकर चाहिए। क्या तेनाली रामा इस नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती को पार कर पाएंगे, या उस चालाक बनिए का अहंकार विजयनगर के गौरव को मिट्टी में मिला देगा? चलिए इतिहास के पन्नों में दर्ज बुद्धि और अहंकार के इस सबसे बड़े और रोमांचक महासंग्राम की कहानी जानते हैं। दक्षिण भारत के स्वर्णिम इतिहास में विजयनगर साम्राज्य का नाम सूरज की तरह चमकता है। ये वो काल था जब विजयनगर अपनी समृद्धि, सैन्य शक्ति, भव्य वास्तुकला और अपार धन संपदा के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। तुंगभद्रा नदी के किनारे बसी इस नगरी के बाजार इतने विशाल और समृद्ध थे कि वहां सड़कों पर खुलेआम हीरे, मोती, पन्ने और नीलम जैसे बहुमूल्य रत्नों का व्यापार होता था। दुनिया भर के देशों, अरब, फारस, पुर्तगाल और चीन से व्यापारी इस नगरी की चकाचौंध को देखने और यहाँ से व्यापार करने के लिए खिंचे चले आते थे। इस महान साम्राज्य की गद्दी पर विराजमान थे परम प्रतापी, न्यायप्रिय और कला साहित्य के महान संरक्षक महाराज कृष्णदेव राय। उनका दरबार, जिसे भुवन विजयम कहा जाता था, वो केवल एक राजनीतिक सत्ता का केंद्र नहीं था, बल्कि वो पूरे भारतवर्ष के सबसे महान ज्ञानियों, कवियों, दार्शनिकों और विद्वानों का संगम था। इस दरबार की शोभा बढ़ाते थे अष्टदिग्गज, 8 महान कवि और विद्वान, जिनमें सबसे ऊपर, सबसे अनमोल और सबसे चतुर रत्न थे तेनाली रामा। तेनाली रामा की कुशाग्र बुद्धि, वाक्पटुता और हाजिर जवाबी के चर्चे केवल विजयनगर में ही नहीं, बल्कि दुश्मनों के शिविरों तक में मशहूर थे। विजयनगर जितना अपने ज्ञान और राजा के न्याय के लिए प्रसिद्ध था, उतना ही अपने व्यापार के लिए भी। इसी विजयनगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था धनीराम। धनीराम पेशे से एक बनिया था, लेकिन वो कोई साधारण व्यापारी नहीं था। वो विजयनगर के सबसे धनी, सबसे लालची और सबसे अधिक चालाक व्यापारियों में से एक था। उसके पास इतना धन था कि अगर वो अपनी स्वर्ण मुद्राओं को एक के ऊपर एक रखे तो शायद वो महल के गुंबद को छू ले। लेकिन धनीराम की ये दौलत ईमानदारी से नहीं कमाई गई थी। वो व्यापार में तरह तरह के छल कपट करता था। वो कभी तौलने वाले बाटों के नीचे चुंबक लगा देता, तो कभी असली मोतियों में नकली मोती मिला देता। गरीबों का शोषण करना, उन्हें ऊंचे ब्याज पर कर्ज देना और फिर उनकी जमीनें हड़प लेना उसका रोज का काम था। उसकी हवेली विजयनगर की सबसे ऊंची हवेलियों में से एक थी, जिसके दरवाजे हमेशा सोने चांदी की खनक से गूंजते रहते थे। अपार धन ने धनीराम के भीतर एक ऐसा भयानक अहंकार पैदा कर दिया था जो एक लाइलाज बीमारी बन चुका था। उसे लगने लगा था कि दुनिया में पैसे से बड़ी कोई ताकत नहीं है। वो अक्सर सरेआम कहता था कि मेरे सोने के सिक्कों की चमक के आगे बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान फीका पड़ जाता है। मैं चाहूं तो पैसे के दम पर दिन को रात और रात को दिन साबित कर सकता हूं। उसका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि अब उसे अपनी दौलत का दिखावा करने में भी संतुष्टि नहीं मिलती थी। अब वो विजयनगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहलाना चाहता था। उसे इस बात से तीव्र ईर्ष्या होती थी कि लोग तेनाली रामा और अष्टदिग्गजों का इतना सम्मान क्यों करते हैं, जबकि उनके पास उसके जितनी दौलत नहीं है। एक दिन धनीराम अपनी विशाल और भव्य हवेली के छज्जे पर बैठा था। उसने अपने मुनीम से कहा, मुनीम जी, ये पूरा विजयनगर मेरे कर्ज के नीचे दबा है। मैं इस नगर का सबसे रईस इंसान हूँ, लेकिन जब भी मैं राजमहल के पास से गुजरता हूँ तो लोग तेनाली रामा की जय जयकार करते हैं। आखिर उस तेनाली में ऐसा क्या है? वो तो एक साधारण सा कवि है। मेरी दौलत के आगे उसकी क्या औकात है? मैं आज ही राज दरबार जाऊंगा और महाराज कृष्णदेव राय के सामने उन सभी तथाकथित नवरत्नों को मूर्ख साबित करूंगा। मैं पूरे विजयनगर को ये दिखा दूंगा कि असली बुद्धि उसी के पास होती है जिसके पास धन होता है। मुनीम ने हाथ जोड़कर कांपते हुए कहा,
सेठ जी, ऐसा अनर्थ मत सोचिए। महाराज कृष्णदेव राय का दरबार साक्षात मां सरस्वती का मंदिर है। तेनाली रामा से पंगा लेना आग से खेलने के बराबर है। उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है। लेकिन धनी राम कहाँ मानने वाला था। अहंकार की पट्टी जिसकी आंखों पर बंधी हो, उसे खाई नजर नहीं आती। धनीराम ने अपने सबसे कीमती रेशमी वस्त्र पहने, गले में हीरों और पन्नों के भारी हार डाले, अपनी उंगलियों को सोने की अंगूठियों से भर लिया और अपने साथ दर्जनों नौकरों और पहरेदारों का एक विशाल जुलूस लेकर राजमहल की ओर निकल पड़ा। उसके एक नौकर के हाथ में एक बहुत ही सुंदर सोने और पीतल से नक्काशी किया हुआ एक खाली घड़ा था। ये कोई साधारण घड़ा नहीं था। इसका पेट बहुत बड़ा था, लेकिन इसका मुंह, गर्दन बहुत ही संकरा था। जब धनीराम का ये शाही जुलूस विजयनगर के राज दरबार भुवन विजयम के द्वार पर पहुंचा तो दरबारी भी हैरान रह गए। महाराज कृष्णदेव राय अपने स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। तभी द्वारपाल ने घोषणा की, महाराज की जय हो। नगर के सबसे बड़े सेठ धनीराम आपसे भेंट करने की अनुमति चाहते हैं। महाराज ने अनुमति दे दी। धनीराम ने पूरे अहंकार के साथ छाती चौड़ी करके दरबार में प्रवेश किया। उसने महाराज को औपचारिक प्रणाम तो किया, लेकिन उसकी आंखों में राजा के प्रति वो सम्मान नहीं था जो होना चाहिए। उसके चेहरे पर दौलत का गुरूर साफ झलक रहा था। महाराज कृष्णदेव राय ने अपनी गंभीर आवाज में पूछा, कहो सेठ धनीराम, आज राज दरबार में कैसे आना हुआ? क्या व्यापार में कोई परेशानी है या नगर के नियमों से कोई शिकायत है? धनीराम ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, महाराज की जय हो। मेरे व्यापार में कोई परेशानी नहीं है। मैं तो विजयनगर का सबसे सफल व्यापारी हूँ। लेकिन महाराज, मुझे एक बात का बहुत दुख है। पूरी दुनिया में ये ढिंढोरा पीटा जाता है कि आपके दरबार में दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी और अष्टदिग्गज बैठते हैं। ये कहा जाता है कि आपके मंत्री तेनाली रामा के पास दुनिया की हर समस्या का समाधान है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब केवल कोरी अफवाहें हैं। आपके ये रत्न केवल कागजी ज्ञानी हैं। असली दुनिया और व्यापार की समझ इन्हें नहीं है। असली बुद्धि तो हम व्यापारियों के पास होती है। धनीराम की इस गुस्ताखी को सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजगुरु तथा आचार्य का चेहरा लाल हो गया। सेनापति अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखने ही वाले थे कि महाराज कृष्णदेव राय ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया। महाराज हालांकि भीतर से अत्यंत क्रोधित थे, लेकिन एक राजा होने के नाते उन्होंने धैर्य नहीं खोया। महाराज ने अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए कड़कती आवाज में कहा, धनीराम, तुम्हें अपनी दौलत का बहुत घमंड हो गया है। तुम ये भूल रहे हो कि तुम किसके दरबार में खड़े हो। यदि तुम अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाए तो इस राजद्रोह और दरबार के अपमान के लिए तुम्हें जेल की काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। कहो, तुम हमारे दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा कैसे लेना चाहते हो? धनीराम यही तो चाहता था। उसने तुरंत अपने नौकर को इशारा किया। नौकर ने वो संकरी गर्दन वाला सोने और पीतल का भारी और सुंदर घड़ा लाकर दरबार के बीचों बीच रख दिया। धनीराम ने दरबार के चारों ओर घमंड भरी नजरों से देखा और कहा, महाराज, ये कोई साधारण घड़ा नहीं है। ये मेरी चुनौती है। मैं आपके अष्टदिग्गजों और आपके सब चतुर मंत्री तेनाली रामा को ये नामुमकिन चुनौती देता हूँ। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, अनाज की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे इस घड़े में बुद्धि की कमी है। मैं चाहता हूं कि आपके ये ज्ञानी इस खाली घड़े को बुद्धि या अक्ल से ऊपर तक भर दें। जैसे ही धनीराम के मुंह से ये शब्द निकले, दरबार में मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। अक्ल का घड़ा, ये कैसी मूर्खतापूर्ण और बेतुकी बात थी। धनीराम ने अपनी शर्त आगे बढ़ाते हुए कहा, महाराज, मेरी शर्त यह है कि इस घड़े को बुद्धि से इस तरह भरना है कि ना तो इस घड़े को कोई नुकसान पहुंचे और ना ही जो बुद्धि इसके अंदर भरी जाए उसे कोई काटे या तोड़े। और हाँ, इस काम के लिए मैं पूरे 1 महीने का समय देता हूं। अगर आपके ज्ञानी इस घड़े को बुद्धि से नहीं भर पाए तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि विजयनगर के दरबार में कोई बुद्धिमान नहीं है। आपको मुझे अपने राजकोष से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी और आपके इन सभी नवरत्नों को भरे दरबार में मेरे सामने झुककर ये मानना होगा कि मैं धनीराम इस साम्राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। धनीराम सब बेहुदा और असंभव चुनौती को सुनकर राजगुरु तथा आचार्य भड़क उठे। उन्होंने कहा, ये क्या मूर्खता है?
क्या बुद्धि कोई अनाज है, कोई पानी है या कोई सोना चांदी है जिसे तौल कर या नाप कर किसी घड़े में भरा जा सके? बुद्धि तो अदृश्य होती है, ये मनुष्य के मस्तिष्क में निवास करती है। तुम केवल राजा का और इस दरबार का अपमान करने के लिए ये बेतुका नाटक रच रहे हो। अन्य दरबारियों ने भी तथाचार्य की बात का समर्थन किया। सभी कहने लगे कि ये एक पागलपन है, लेकिन धनी राम ठहाके मारकर हंसने लगा। हा 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 हा, क्यों राजगुरु जी, घबरा गए? अभी तो आप बहुत ज्ञान की बातें करते हैं। यदि बुद्धि अदृश्य है तो फिर आप लोग अपने आप को इतना बुद्धिमान क्यों कहते हैं? महाराज, अगर आपकी सभा में हिम्मत नहीं है तो अभी हार मान लीजिए और मुझे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। महाराज कृष्णदेव राय का चेहरा अपमान से लाल हो गया था। विजयनगर के इतिहास में आज तक किसी ने भुवन विजयम को इस तरह चुनौती देने का दुस्साहस नहीं किया था। वे गहरी चिंता में पड़ गए। एक तरफ एक बेतुकी और असंभव मांग थी तो दूसरी तरफ उनके महान राज्य की इज्जत दांव पर लगी थी। राजा ने निराश होकर अपने सबसे चतुर और भरोसेमंद मंत्री तेनाली रामा की ओर देखा। तेनाली रामा अब तक अपनी जगह पर बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, बल्कि एक हल्की, सौम्य और रहस्यमय मुस्कान उनके होठों पर खेल रही थी। वे धनी राम के अहंकार और उसकी मूर्खता को बहुत बारीकी से देख रहे थे। जब महाराज ने उनकी ओर देखा तो तेनाली रामा अपनी जगह से उठे। उन्होंने आगे बढ़कर महाराज को प्रणाम किया और फिर धनी राम की आंखों में आंखें डालते हुए बहुत ही शांत और मधुर स्वर में कहा, महाराज, कृपया आप तनिक भी चिंतित ना हो। सेठ धनी राम की ये मांग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे विजयनगर की भूमि तो इतनी पवित्र और उपजाऊ है कि यहाँ के कण कण में बुद्धि और ज्ञान का वास है। यदि सेठ जी को बुद्धि का घड़ा चाहिए तो ये दरबार इनकी ये इच्छा अवश्य पूरी करेगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज खुद चौंक गए। तथाचार्य ने सोचा कि तेनाली रामा पागल हो गया है। धनी राम ने व्यंग्य कसते हुए कहा, वाह तेनाली रामा, बातों के तीर चलाना तो कोई तुमसे सीख। लेकिन याद रखना, मुझे केवल शब्दों से भरा हुआ घड़ा नहीं चाहिए, मुझे इसके अंदर ठोस बुद्धि चाहिए। तेनाली रामा ने अपनी मुस्कान गहरी करते हुए कहा, चिंता मत कीजिए सेठ जी, आपको बिल्कुल ठोस, शुद्ध और बेहतरीन दर्जे की बुद्धि मिलेगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। धनी राम ने घमंड से अपनी छाती ठोकते हुए कहा, बोलो, तुम्हारी क्या शर्त है? क्या तुम्हें धन चाहिए? तेनाली रामा ने कहा, नहीं सेठ जी, मुझे आपके बेईमानी के धन की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी शर्त यह है कि चूंकि विजयनगर की बुद्धि बहुत ही उच्च कोटि की होती है, इसलिए इसे तैयार होने में समय लगता है। मुझे इस घड़े को बुद्धि से भरने के लिए ठीक 1 महीने का समय चाहिए। और दूसरी बात, यदि मैं इस घड़े को बुद्धि से भर लाया तो आपको अपनी आधी संपत्ति राजकोष में दान करनी होगी, जिसका उपयोग हम गरीबों और किसानों के कल्याण के लिए करेंगे। क्या आपको यह शर्त मंजूर है? धनी राम को पूरा विश्वास था कि बुद्धि को किसी घड़े में भरना असंभव है, ये केवल एक चाल है। उसने बिना सोचे समझे तुरंत कहा, मंजूर है, अगर तुम इस घड़े को बुद्धि से भर दोगे तो मैं अपनी आधी दौलत राजकोष में दे दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें अपना पद छोड़ना होगा। तेनाली रामा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। उन्होंने नौकर से वो खाली घड़ा लिया और दरबार से विदा लेकर अपने घर की ओर चल दिए। अब दरबार के बाहर और विजयनगर के बाजारों में केवल इसी बात की चर्चा थी। लोग दांतों तले उंगली दबा रहे थे कि आखिर तेनाली रामा इस घड़े में अक्ल कैसे भरेंगे। धनी राम तो इतना खुश था कि उसने उसी दिन से अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। उसने अपने घर में दावतें रखनी शुरू कर दी। उधर तेनाली रामा जब अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने उनके हाथ में वो अजीब सा संकरी गर्दन वाला घड़ा देखा। जब तेनाली रामा ने पूरी बात बताई तो उनकी पत्नी सिर पीट कर बैठ गई। स्वामी, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया? उस मगरमच्छ धनी राम के मुंह में आपने अपना हाथ क्यों डाल दिया? बुद्धि को भला घड़े में कैसे भरा जा सकता है? अब आपका पद भी जाएगा और महाराज का अपमान भी होगा। तेनाली रामा ने बहुत ही शांति से अपनी पत्नी को समझाया, भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? जो व्यक्ति अपने अहंकार धन अंधा हो जाता है, वो प्रकृति के साधारण नियमों को भी नहीं देख पाता। धनी राम ने धन के बल पर लोगों को धोखा दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि बुद्धि धन से नहीं बल्कि धैर्य, समझ और प्रकृति के साथ जुड़ने से उत्पन्न होती है। तुम बस देखती जाओ।
तेनाली रामा अपने घर के पीछे बने विशाल बगीचे में गए। उनके बगीचे में तरह तरह के फल, फूल और सब्जियां उगी हुई थी। उन्होंने उस बगीचे के एक कोने में एक बहुत ही खास बेल लता को देखा। ये बेल कद्दू, पेठा, पंपकिन की बेल थी। इस बेल पर अभी छोटे छोटे कद्दू के फल लगने शुरू ही हुए थे। तेनाली रामा ने उस सोने और पीतल के घड़े को लिया और उस कद्दू की बेल के पास बैठ गए। उन्होंने बेल पर लगे हुए एक बिल्कुल छोटे से अंगूर के दाने के बराबर कद्दू के फल बड को बहुत ही सावधानी से उठाया और उसे घड़े की संकरी गर्दन के अंदर डाल दिया। उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि कद्दू का वो छोटा फल बेल से टूटे नहीं। अब वो घड़ा वहीं मिट्टी पर रखा हुआ था और बेल का वो छोटा सा फल घड़े के अंदर था। तेनाली रामा ने रोज उस बेल को पानी देना शुरू किया। वे उस घड़े की भी देखभाल करते थे ताकि कोई कीड़ा या जानवर उसे नुकसान ना पहुंचाए। समय अपनी गति से बीतने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन। धनी राम का अहंकार आसमान छू रहा था। वो रोज अपने मुनीम से कहता, तैयारी करो, तेनाली रामा की हार का दिन करीब आ रहा है। अब मैं विजयनगर का सबसे ज्ञानी व्यक्ति कहलाऊंगा। दरबार के अन्य मंत्री भी चिंता में डूबे हुए थे कि तेनाली रामा कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन तेनाली रामा के बगीचे में एक बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक चमत्कार हो रहा था। प्रकृति का नियम है कि फल वहां बढ़ता है जहां उसे जगह मिलती है। कद्दू की बेल से जो पोषण उस फल को मिल रहा था, उसके कारण वो कद्दू घड़े के अंदर तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही हफ्तों में उस कद्दू ने घड़े के अंदर की सारी खाली जगह घेर ली। कद्दू इतना बड़ा हो गया कि उसने घड़े के अंदरूनी आकार को पूरी तरह से अपना लिया। जब 30वां दिन यानी चुनौती का अंतिम दिन आया तो तेनाली रामा अपने बगीचे में गए। उन्होंने देखा कि कद्दू घड़े के अंदर पूरी तरह से ठसाठस भर चुका है। अब वो कद्दू उस संकरी गर्दन से बाहर नहीं आ सकता था। तेनाली रामा ने मुस्कुराते हुए एक तेज चाकू लिया और उस कद्दू की बेल की डंठल को काट दिया। अब उनके हाथ में वो घड़ा था जो बाहर से तो वैसा ही था, लेकिन अंदर से एक विशाल और ठोस कद्दू से भरा हुआ था। तेनाली रामा ने उस घड़े को एक सुंदर लाल रंग के रेशमी कपड़े से ढक दिया और राज दरबार की ओर चल पड़े। आज भुवन विजयम में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। लोग खिड़कियों और छज्जों से लटककर ये तमाशा देखने आए थे। महाराज कृष्णदेव राय सिंहासन पर बहुत ही तनावग्रस्त मुद्रा में बैठे थे। उन्हें अपने महान साम्राज्य की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिलती हुई नजर आ रही थी। तभी सेठ धनीराम अपने उसी राजसी जुलूस और भारी अहंकार के साथ दरबार में प्रविष्ट हुआ। उसने आते ही व्यंग्य कसते हुए कहा, महाराज की जय हो, आज वो दिन आ ही गया। तो बताइए महाराज, कहाँ है आपका वो चतुर मंत्री तेनाली रामा? क्या वो डर के मारे विजयनगर छोड़कर भाग गया है? लाइए मेरी 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और घोषणा कीजिए कि मैं ही सबसे बुद्धिमान हूं। तभी दरबार के मुख्य द्वार से एक शांत और बुलंद आवाज गूंजी, ठहरिए सेठ जी, विजयनगर का ज्ञान इतनी जल्दी? हार नहीं मानता। सबने पलट कर देखा। तेनाली रामा अपने हाथ में लाल रेशमी कपड़े से ढका हुआ वो घड़ा लेकर पूरे आत्मविश्वास के साथ दरबार में प्रवेश कर रहे थे। उनके चेहरे का तेज आज कुछ अलग ही था। महाराज कृष्णदेव राय की जान में जान आई। तेनाली रामा सीधे धनीराम के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने वो घड़ा दरबार के बीचों बीच रखा। धनीराम ने हंसते हुए कहा, वाह तेनाली, तो तुम आ ही गए। दिखाओ, क्या तुमने हवा भरकर इस घड़े को लाया है? मुझे इसके अंदर ठोस बुद्धि चाहिए। तेनाली रामा ने एक झटके में वो लाल रेशमी कपड़ा हटा दिया। घड़ा वही था। तेनाली रामा ने बहुत ही गंभीरता से कहा, सेठ धनीराम, आपने विजयनगर से बुद्धि का घड़ा मांगा था। लीजिए, मैंने इसे उत्तम कोटि की ठोस बुद्धि से ऊपर तक भर दिया है। आप स्वयं अपनी आंखों से इसके अंदर झांक कर देख सकते हैं। धनीराम ने आगे बढ़कर घड़े की संकरी गर्दन से अंदर झांका। अंदर झांकते ही उसके होश उड़ गए। घड़े के अंदर एक विशाल हरा और ठोस पदार्थ कद्दू फंसा हुआ था, जिसने घड़े की 1-1 इंच जगह को घेर रखा था। वो इतना बड़ा था कि वो किसी भी कीमत पर उस संकरी गर्दन से बाहर नहीं निकल सकता था। धनीराम चकरा गया। उसने कहा, ये क्या है तेनाली? ये तुमने इसके अंदर क्या भर दिया है और ये इसके अंदर गया कैसे?
तेनालीरामा ने अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ कहा, सेठ जी, यही तो विजयनगर की बुद्धि है। ये बहुत ही ठोस है। मैंने आपकी मांग पूरी कर दी है। अब आप अपनी शर्त पूरी कीजिए। इस बुद्धि को अपने साथ ले जाइए, लेकिन याद रखिएगा, आपकी शर्त ये थी कि इस बुद्धि को घड़े में से इस तरह निकालना है कि न तो ये घड़ा टूटे और न ही इसके अंदर की बुद्धि कद्दू को कोई नुकसान पहुंचे या वो कटे। अब आप अपने अपार धन और अपने अहंकार का प्रयोग कीजिए और इस बुद्धि को बिना घड़ा तोड़े और बिना बुद्धि को काटे बाहर निकाल लीजिए। ये सुनते ही पूरे दरबार में एक जोरदार सन्नाटा छा गया और अगले ही पल हर किसी के दिमाग की बत्ती जल गई। महाराज कृष्णदेव राय अचानक अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और वे जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगे। राजगुरु तथाचार्य और अन्य दरबारी भी तेनालीरामा की इस अद्भुत और अचूक चाल को समझ गए। तेनालीरामा ने धनीराम के पसीने से तरबतर और चेहरे की ओर देखते हुए एक बहुत ही गहरा दार्शनिक प्रहार किया। उन्होंने पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, महाराज, सेठ धनीराम को यह गलतफहमी हो गई थी कि ज्ञान और बुद्धि को सोने के सिक्कों की तरह किसी बर्तन में भरा जा सकता है। बुद्धि का कोई आकार नहीं होता, कोई वजन नहीं होता। बुद्धि वो बेल है जो प्रकृति, अनुभव और धैर्य के साथ धीरे धीरे बढ़ती है। मैंने कद्दू के एक छोटे से फल को इस घड़े में डाल दिया था। जैसे जैसे वो फल बढ़ा, उसने इस घड़े का आकार ले लिया। ये कद्दू इस बात का प्रतीक है कि बुद्धि का आकार वही होता है जिस पात्र मस्तिष्क में वो रखी जाती है। यदि पात्र छोटा और अहंकारी है तो बुद्धि वहीं तक सीमित रह जाती है और अंततः फंस कर रह जाती है। धनीराम के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो समझ गया था कि वो अपने ही बुने हुए जाल में बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। अगर वो घड़े को तोड़ता है तो शर्त हार जाएगा। अगर वो कद्दू बुद्धि को काटता है तो भी वो शर्त हार जाएगा। और बिना तोड़े या काटे उस विशाल कद्दू को उस संकरी गर्दन से बाहर निकालना किसी भी इंसान या भगवान के लिए संभव था। उसकी दौलत, उसका अहंकार, उसकी चालाकी, सब कुछ तेनालीरामा के उस साधारण से कद्दू के सामने घुटने टेक चुके थे। धनीराम का सारा घमंड चूर चूर होकर राजमहल के फर्श पर बिखर गया था। वो कांपते हुए पैरों से आगे बढ़ा और सीधा महाराज कृष्णदेव राय और तेनालीरामा के चरणों में गिर पड़ा। रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए धनीराम ने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए तेनालीरामा जी। दौलत के नशे ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं भूल गया था कि धन से सुख खरीदा जा सकता है, लेकिन ज्ञान और बुद्धि नहीं। आपके बुद्धि के सामने मेरी सारी दौलत मिट्टी के समान है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। महाराज कृष्णदेव राय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने कड़कती आवाज में कहा, धनीराम, ये विजयनगर साम्राज्य है। यहाँ धन का सम्मान होता है, लेकिन ज्ञान और बुद्धि की पूजा होती है। तुमने इस दरबार का अपमान करने की चेष्टा की थी, लेकिन तेनालीरामा ने तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखा दी। शर्त के अनुसार तुम्हारी आधी संपत्ति आज ही राजकोष में जब्त की जाती है और मैं ये आदेश देता हूँ कि सधन से विजयनगर के हर गांव में पाठशालाएं खोली जाएं, ताकि गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके और भविष्य में तुम्हारे जैसे अहंकारी पैदा ना हो। पूरा दरबार महाराज कृष्णदेव राय की जय, तेनालीरामा की जय के नारों से गूंज उठा। अष्टदिग्गजों ने आगे बढ़कर तेनालीरामा को गले लगा लिया। राजगुरु तथाचार्य को भी आज पहली बार तेनालीरामा की बुद्धि के आगे नतमस्तक होना पड़ा। तेनालीरामा ने महाराज को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी और नामुमकिन क्यों ना लगे, अगर इंसान का दिमाग शांत हो और वो प्रकृति के नियमों को ध्यान से समझे तो हर असंभव चुनौती का समाधान निकाला जा सकता है। महाराज ने अपने गले से मोतियों का एक अत्यंत मूल्यवान हार निकाला और उसे तेनालीरामा को पहना दिया। धनीराम वहां से अपना सिर झुकाए, अपना आधा धन गंवाए और जीवन का सबसे बड़ा सबक लेकर वापस लौट गया। उसके बाद विजयनगर में कभी किसी ने दौलत के बल पर बुद्धि को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको तेनालीरामा की ये अद्भुत और बेमिसाल चतुराई? क्या आपने कभी सोचा था कि एक साधारण सा कद्दू एक अहंकारी सेठ के लाखों सोने के सिक्कों पर भारी पड़ सकता है? ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी अपने धन, बल या ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब अहंकार बढ़ता है तो बुद्धि सबसे पहले नष्ट हो जाती है।
अगर आपको तेनालीरामा का ये अक्ल का घड़ा पसंद आया हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि यदि आप तेनालीरामा की जगह होते तो इस बेतुकी चुनौती का क्या जवाब देते। क्या आपके पास भी कोई ऐसा मज़ेदार उपाय था? ऐसे ही रोमांचक, ज्ञानवर्धक और दिमाग की बत्ती जला देने वाली ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हमारी अगली शानदार कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।